फाइनेंशियल ईयर 23 की जीडीपी ग्रोथ 7.2% की। नहीं आपका क्या मतलब है? नहीं, आप देखिए, बेरोजगारी की जो दर है वो लगातार 7.5% पर बनी हुई है। आज जब हम बात कर रहे हैं, आज भी जो 30 डेज मूविंग एवरेज है वो 7.6% पर बना हुआ है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वो लगातार गिरती जा रही है। लोगों में उत्साह नहीं है लेबर का पार्टिसिपेशन करने के लिए। लगातार एग्रीकल्चर के जो लेबर थी वो बढ़ती जा रही है। अर्थात जो हमारा असंगठित क्षेत्र था, जो कि इनफॉर्मल सेक्टर जिसको कहते थे, वो अभी भी रोजगार उत्पन्न नहीं कर पा रहा। वहां जो रोजगार उत्पन्न होते थे वो वापस एग्रीकल्चर में जा रहे हैं। एमएसएमई अभी तक सीधी खड़ी हो नहीं पा रही है, क्योंकि जो नोटबंदी के बाद जो उनकी रीढ़ की हड्डी पर जो वार किया गया मोदी सरकार द्वारा, अभी तक वो वापस खड़े नहीं हो पा रहे, और उसके ऊपर नए रूल्स रेगुलेशंस का इतना बड़ा बोझ उनके ऊपर लाद दिया गया। भुखमरी की रैंकिंग में भारत की रैंक पड़ोसी देशों में सिर्फ अफगानिस्तान से बेटर है। 121 देशों में हमारी रैंकिंग 107वीं है, और मोदी सरकार मुझे जीडीपी बता रही है। मेरे देश के 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए, मोदी सरकार मुझे जीडीपी दिखा रही है। भुखमरी में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान ये हमसे बेटर है हम परफॉर्मेंस में, मोदी सरकार मुझे जीडीपी दिखा रही है। बेरोजगारी की दर 7.5% और प्रिसाइसली 7.6% पर बनी हुई है, मोदी सरकार मुझे जीडीपी दिखा रही है। एमएसएमई जो सबसे बड़ा रोजगार का जहां पे सृजन होता है, वो अभी तक वापस पुनः जो नोटबंदी के पहले का जो स्थिति थी वहां तक नहीं पहुंच पाया, वो मुझे जीडीपी दिखा रही है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जीडीपी, और देश के नौजवान को भी ऐसी जीडीपी नहीं चाहिए। जब बेरोजगारी की समस्या का निदान नहीं हो, मैन्युफैक्चरिंग वापस अपने पूर्व के स्टेटस पे, पूर्व का स्टेटस मतलब 2014 के पूर्व का स्टेटस पे नहीं आ पाए, सर्विस सेक्टर वापस उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, और यहाँ पे ये जीडीपी की बात कर रहे हैं। जीडीपी इसलिए बढ़ रही है, वो भी बता देता हूँ, क्योंकि चुनिंदा बड़ी कंपनियां बढ़ रही है। चुनिंदा बड़ी कंपनियों का बढ़ना भारत का बढ़ना नहीं दर्शाता है। भारत जब भी बढ़ता है जब बॉटम ऑफ पिरामिड बढ़ता है, जब एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ होती है, जब एमएसएमई में ग्रोथ होती है, जब पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ होती है, जब अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स गिरते हैं, जब जो हंगर इंडेक्स है उसमें देश की रैंकिंग सुधरती है, जब पॉवर्टी एलिवेशन में बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं वो ऊपर आते हैं, जब एग्रीकल्चर के ऊपर जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट का जो लोग उसमें ट्रांसफर हो रहे हैं उसमें कमी आती है, तो उसको ग्रोथ कहते हैं। इन नंबर से देश को ना बरगलाए। वैसे के इश्यूज पे बात, बीकेयू है भारतीय किसान यूनियन, और वो मुजफ्फरनगर में ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, और स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जो प्रोटेस्टिंग रेसलर्स हैं ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे अंडरमाइन होगा स्पोर्ट्स को या प्लेयर्स हर्ट हों, उनको प्रूफ का वेट करना चाहिए। और वहीं पे ब्रिजभूषण शरण कह रहे हैं अगर एक भी एलिगेशन मेरे खिलाफ सही प्रूव होता है तो मैं अपने आप को फांसी लगा दूं। अनुराग ठाकुर जी जो कि गालीबाज आदमी है, वो अपने ऑफिस से 1.5-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे देश की बेटियां बैठी है, एक बार भी क्या उन्होंने जाने की जहमत उठाई? उनके ऑफिस से 1-1.5 किलोमीटर ही है। अनुराग जी, आपके पास गाड़ी नहीं हो तो मैं गाड़ी भिजवाऊं? आपको जैसी गाड़ी चाहिए, क्योंकि आप बड़ी गाड़ियों में चलते हो, मैं भाड़े पे लेके कोई बड़ी गाड़ी आपके लिए भिजवा दूंगा। देश की बेटियों की बात सुनने के लिए जाने का आपके पास समय नहीं मिला। यहाँ एयर कंडीशन कमरों में बैठ के इस तरह के वक्तव्य देते हो देश की बेटियों के लिए। वहां उनके पास जाके उनकी बात क्यों नहीं सुनी आपने पिछले 1.5-2 महीनों में? पिछले 4 महीने में कितनी बार आप देश की बेटियों से, और वो सामान्य बेटियां नहीं है, वो बेटियां हैं जिन्होंने भारत मां का परचम दुनिया में लहराया है। वो बेटियां हैं जब वो पोडियम में खड़ी हुई और जनगण मन का गान हुआ, पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया। वो बेटियां हैं जो समाज के हम्बल बैकग्राउंड से निकल के अपनी मेहनत से, अपनी लगन से देश के लिए पदक जीत के आई। वो बेटियां आज सड़क पर रो रही है। और ध्यान रहे अनुराग ठाकुर जी, उनका एक एक आंसू आपके लिए सैलाब बन के आएगा। एक एक आंसू की बूंद आपके लिए सैलाब बन के आएगी। और उनको आपने विवश किया कि वो अपने मेडल मां गंगा में प्रवाहित करें। ध्यान रहे अनुराग जी, एक खिलाड़ी के लिए मेडल एक मां के लिए बच्चे के समान होता है।
कोई माँ अपने बच्चे को अगर गंगा माँ में प्रवाहित करने पे मजबूर है तो उसके मन पे क्या ठेस पहुंची होगी, उसका मन कितना विचलित होगा। वो बेटियां आज अपने ओलंपिक मेडल, कॉमनवेल्थ मेडल, एशियाड मेडल, वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल, नेशनल गेम्स के मेडल गंगा माँ में प्रवाहित करने को आपने विवश कर दिया। और अब आप यहां पे एयर कंडीशन कमरे में बैठ के ज्ञान बांट रहे हो। ये ज्ञान आपने उनको वहां जाकर उनकी बेटियों के साथ बैठ के क्यों नहीं दिया आपने ये बात। तो ऐसे गालीबाज व्यक्ति, अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा कि हमारे देश का खेल मंत्री गालीबाज आदमी है, सिर्फ गालियां बोलते हैं, गालियां बोल के पदोन्नति पाते हैं और देश की बेटियों का अपमान करते हैं, देश के खिलाड़ियों का अपमान करते हैं। We are unfortunate that we had a sports minister who is extremely abusive in his language, and he doesn't have a courage to go and meet the wrestlers who were protesting on the roads. And the distance from his office to Jantar Mantar, where the wrestlers are protesting, is hardly 1.5 kilometers or 1 kilometer. Even he can walk down, but he's not okay to meet them. And he's just giving gyan sitting in his office. We strongly condemn this type of attitude. देश की बेटियों से मिलो। और ब्रजभूषण जी, आप क्या अपने आप को, मैं फांसी को अपने आप को लटका दूंगा और वो कर दूंगा, कानून जो भी कार्रवाई करेगा वो करेगा। इस तरह की बातें करके इमोशनल सपोर्ट गैदर करने की कोशिश मत करिए। क्यों आपको अभी तक पॉस्को का धाराओं में आपके खिलाफ जब कंप्लेंट दर्ज हुई, अभी तक आपको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? देश में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो पॉस्को एक्ट में कंप्लेंट दर्ज हो जाए और उनको खुलेआम छोड़ दिया जाता है? कितने लोग हैं ब्रजभूषण के अलावा? मुझे बताइए आप, ऐसा कौन सा दूसरा आदमी है जो पॉस्को एक्ट के कंप्लेंट के बाद बाहर घूमता हुआ दिखता है और कहता है मैं अपने आप को फांसी चढ़ा दूंगा? कोई जरूरत नहीं है आपको अपने आप को ये इमोशनल सपोर्ट गैदर करने की जरूरत नहीं है आपको। देश और देश की बेटियां और देश के लोग आपके खिलाफ हैं, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। और आप खुलेआम जितना घूमेंगे, मैं मोदी जी को कह रहा हूं, मोदी जी आप जितने दिन इनको खुलेआम घुमाएंगे, एक एक एमपी की सीट आपकी कम होती जा रही है। पिछले 25 दिन में 25 कम हो चुकी है, 50 दिन और घुमा लीजिए, आप सत्ता से बेदखल हो जाएंगे।